वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। जो यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ में हम ये एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं और अपने 17 टॉपिक तक हो गए थे। लास्ट टॉपिक है आज का ये, और टॉपिक नंबर 18 ये है सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ। तो इसके बाद ये बुक जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी, भारत का प्राचीन इतिहास। और ये टेस्ट नंबर में काउंटिंग करें तो ये टेस्ट नंबर है 54। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक इस बुक में हैं, जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 25 वर्षों में, वो सारे के सारे कवर कर लिए हैं। और स्टेट पीसीएस या सिविल सेवाओं की तैयारी में सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है, क्या पढ़ने से ज़्यादा क्या छोड़ना है। ठीक है, तो जिन टॉपिक से सवाल पूछे ही नहीं जा रहे हैं तो उनको पढ़ के कोई फ़ायदा है नहीं। सबसे ज़्यादा जिनसे पूछे गए हैं स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में, तो ये हमने कवर कर दिया। लास्ट टॉपिक है सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ। ठीक है, ये आज कंप्लीट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस लेसन या इस टॉपिक से जो क्वेश्चन नंबर 1 बनता है वो ये है। ठीक है, यह है टॉपिक नंबर 18। तो पहला प्रश्न 3 स्टेटमेंट वाला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। महापाषाण कब्रों में वस्तुओं के साथ त्रिशूल भी पाए जाते हैं। इन कब्रों में खेती के औजार मृतक के साथ दफनाए जाते थे। प्रायद्वीप भारत में काले और लाल मृदुभांड का प्रचलन अधिक था। कौन सा सही है इसमें? देखिए, महापाषाण काल का जो आदमी है वो खेती कहाँ करता था? वो तो शिकार करता था, युद्ध करता था। तो महापाषाण कब्रों में वस्तुओं के साथ त्रिशूल भी पाए जाते हैं, पहला स्टेटमेंट सही है। इन कब्रों में खेती के औजार मृतक के साथ दफनाए जाते थे। खेती के औजार नहीं बल्कि शिकार के हथियार, ये सब चीज़ें दफनाई जाती थी। खेती तो कहाँ थी? प्रायद्वीप भारत में काले और लाल मृदुभांड का प्रचलन था, ये सही है तीसरा। तो जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा दीजिए, केवल 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। चलिए देखिए, महापाषाण कब्रों में वस्तुओं के साथ त्रिशूल भी रखा जाता था, जिसका संबंध बाद में शिव के साथ जुड़ गया। तो पहला सही है। दूसरा वाला गलत है, क्योंकि महापाषाण कब्रों में तथा प्रायद्वीप भारत की कब्रों में खेती के औजार कम मात्रा में दफनाए जाते थे। इसमें युद्ध और शिकार के हथियार होते थे। ठीक है, इससे संकेत मिलता है कि महापाषाण काल के लोग जो थे वो उन्नत खेती नहीं करते थे। तो दूसरा गलत है। तीसरा वाला सही है, क्योंकि प्रायद्वीप भारत में कई तरह के मृदुभांडों का प्रयोग किया जाता था, जिनमें लाल रंग के मृदुभांड शामिल हैं, परंतु काले और लाल मृदुभांड उन लोगों में अधिक प्रचलित थे, काले और लाल दोनों। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है। इन सभी जो टेस्ट हैं इनकी आप फुल टेस्ट PDF सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। दूसरा प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख मिलता है? चोल, पांडे, चेर, उपरोक्त सभी। अशोक के अभिलेखों में जो उल्लेख मिलता है, चोल का, पांडे का, चेर का, सभी का मिलता है। उपरोक्त सभी डी है इसका आंसर। देखिए, अशोक के अभिलेखों में चोल, पांडे और चेर मतलब केरल पुत्र शासकों के उल्लेख मिलते हैं। तीसरा प्रश्न है, महापाषाण कालिक लोगों के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें सही होगा? दक्षिण तमिल प्रदेश में कलश शवाधान प्रचलित था। अशोक की उपाधि देव नाम प्रियदर्शी चेर राजा ने अपनाई थी। चेर ने अपनाई थी या चोल ने अपनाई थी? देखिए, दक्षिण तमिल प्रदेश में कलश शवाधान प्रचलित था। ठीक है, अशोक की उपाधि देव नाम प्रियदर्शी चेर राजा ने नहीं अपनाई थी, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। किसने अपनाई थी फिर? तमिल राजा ने अपनाई थी। ठीक है, अशोक की उपाधि देव नाम प्रियदर्शी तमिल राजा ने अपनाई थी, दूसरा वाला गलत, पहला वाला करेक्ट है। क्योंकि तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में रहने वाले महापाषाण कालिक लोगों द्वारा मृतक के अस्थि पंजर को लाल कलश में डालकर गड्ढों में दफनाए गए थे, और यही कलश शवाधान कहलाता था। तो पहला वाला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि अशोक की उपाधि देव नाम प्रियदर्शी तमिल राजा ने अपनाई थी, ना कि चेर ने।
चौथा प्रश्न है पांड्य राज्य के संदर्भ में। पांड्य राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित था। इसकी राजधानी महाबलीपुरम थी। इसे मोतियों का देश कहा जाता था। यहाँ का समाज मात्र सत्तात्मक था। कौन सा सही है इसमें? कौन सा सही है? पांड्य राज्यों की राजधानी महाबलीपुरम थी या मदुरई थी? देखिए दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो यानी करेक्ट होगा पहला, दूसरा इनकरेक्ट, तीसरा करेक्ट, चौथा करेक्ट। तो जहाँ जहाँ दो है हटा दीजिए उसको, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 4। क्योंकि पांड्य राज्य भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित था। इसमें तमिलनाडु के आधुनिक त्रिवेणवेली, रामनद और मदुरई जिले शामिल हैं। उनकी राजधानी थी मदुरई, न कि महाबलीपुरम। तो गलत है दूसरा स्टेटमेंट। पांडवों का उल्लेख सबसे पहले मैगस्थनीज ने किया था। उसने इसे मोतियों का देश कहा। और मैगस्थनीज के अनुसार पांड्य राज्य में शासन स्त्री के हाथों में था, जिससे यह लक्षित होता है कि पांड्य समाज में कुछ मात्र सत्तात्मक प्रभाव था। तो चौथा वाला सही है। थी या था? नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे? किस राजवंश ने भेजे थे? चोल, चेर, पांड्य, राष्ट्रकूट? किसने भेजे थे? पांड्य ने, ऑप्शन नंबर सी। पांड्य राजाओं ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे और यह राज्य रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में लाभ की स्थिति में था, जिससे यह धनवान और समृद्ध था। नंबर 6 पर आ जाइए। इस बार प्रश्न चोल राज्य के संदर्भ में है। कौन सा इनमें सही होगा? चोल राज्य पेन्नार व वेलार नदियों के बीच पांड्य राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तर में स्थित था। उनकी राजधानी पुहार थी। चोल राजा एलारा ने पुहार की स्थापना की थी और एलारा ने श्रीलंका को जीतकर 50 वर्षों तक शासन किया। चोल राजा एलारा ने पुहार की स्थापना की और एलारा ने श्रीलंका को जीतकर 50 वर्षों तक शासन किया। कौन कौन सा सही है इसमें? देखिए इसमें जो सही होगा वो होगा 1, 2 और 4, यानी तीसरा इसमें गलत हो जाएगा। चोल राजा एलारा ने पुहार की स्थापना नहीं की थी। एलारा ने श्रीलंका को जीतकर 50 वर्षों तक शासन किया, सही है। और चोलों की राजधानी पुहार थी और चोल राज्य पेन्नार और वेलार नदियों के बीच पांड्य राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तर में था। तो 1, 2, 4 और तीसरा इनकरेक्ट। तो करेक्ट क्या है फिर? देखिए उसकी राजधानी पुहार थी, ठीक है, जिसकी पहचान कावेरी पत्तम से की गई है। दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत। पहला वाला भी सही है। चोल राज्य पेन्नार और वेलार नदियों के बीच पांड्य राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तर में स्थित है। यह मध्यकाल के आरंभ में चोल मंडलम यानी वर्तमान के कोरमंडल कहलाता था। पुहार की स्थापना 2वीं सदी के प्रख्यात चोल राजा कार्यकाल ने की थी। ठीक है, कार्यकाल ने की थी। और वहाँ क्या लिखा है? एलारा ने पुहार की स्थापना की थी। ठीक है, एलारा ने नहीं बल्कि पुहार की स्थापना 2वीं सदी के प्रख्यात चोल राजा कार्यकाल ने की थी। तो सी वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, तीसरा वाला। चौथा वाला सही है, क्योंकि ये जो एलारा है जो ऊपर दिया था तीसरे स्टेटमेंट में, ईसा पूर्व 2वीं सदी के मध्य एलारा नामक चोल राजा ने श्रीलंका को जीता था। श्रीलंका को जीतकर 50 वर्षों तक शासन किया था एलारा ने। नंबर 7 पर आ जाइए। चोल राज्य के संदर्भ में विचार करेंगे। 7वां प्रश्न देखिए, चोलों की राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरैयूर था। उरैयूर सूती कपड़ों के व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था और उनके पास कुशल नौसेना थी। चोलों के पास कुशल नौसेना थी क्या? थी। सारे के सारे करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर 1, 2, 3। देखिए उरैयूर चोलों की राजनीतिक सत्ता का केंद्र था। यह सूती कपड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। चूँकि चोलों के वैभव का मुख्य स्रोत सूती कपड़े का व्यापार था, उनके पास कुशल नौसेना थी।
तो सारे के सारे करेक्ट हो गए। डी है इसका आंसर 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। चेर राज्य के संदर्भ में विचार करना है। चेर राज्य पांड्य राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित था और चेर राजा सेंगुट्टुगुटवन इसको लाल और भला चेर कहा जाता था। सेंगुट्टुवन को, चेर राजा सेंगुट्टुवन को लाल और भला चेर कहा जाता था। ठीक है, दूसरा वाला स्टेटमेंट पहला भी सही है, दोनों के दोनों सही हैं। सी है इसका आंसर, सेंगुट्टुवन। देखिए, चेर या केरल देश पांड्य क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित था, जो आधुनिक केरल राज्य और तमिलनाडु के बीच एक संकरी पट्टी के रूप में था। तो पहला वाला सही है। और चेर राजा सेंगुट्टुवन को लाल और भला चेर कहा जाता था, तो दूसरा वाला भी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सुदूर दक्षिण राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इनका व्यापार गोल मिर्च, हाथी दांत और मोतियों की मांग के कारण समृद्ध था और इनका व्यापार केवल पश्चिम में यूनान और अरब राज्यों के हाथों में था, अरब राज्यों के साथ होता था। देखिए, ये जो केवल वाले स्टेटमेंट है वो गलत हो जाते हैं। यहाँ भी गलत है, ऐसा नहीं है केवल पश्चिम में यूनान और अरब राज्यों के साथ होता था, तो गलत दूसरा होगा ना, पहला तो सही है। और पूछा गया सही, तो दूसरा तो सही नहीं है, केवल एक इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, इन राज्यों का व्यापार पश्चिम के साथ गोल मिर्च की मांग, हाथी दांत और समुद्र से प्राप्त मोतियों के कारण लाभ की स्थिति में था, तो पहला सही है। दूसरा गलत है, क्योंकि इनका व्यापार एक और यूनानी या मिस्र के हेलेनिस्टिक राज्य और अरब के साथ तथा दूसरी ओर मलय द्वीप समूह और चीन के साथ व्यापारिक संबंध थे। तो केवल वाला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा वाला। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित लेता है। सूची 1 में उपाधि है, सूची 2 में है संबंधित वर्ग। तो उपाधि वल्लाल, अरसर और कदेसियर। खेत मजदूर, शासक वर्ग, धनी किसान, कौन कौन सही है इसमें। कदेसियर उपाधि खेत मजदूर के लिए, अरसर शासक वर्ग के लिए, वल्लाल धनी किसान के लिए। तो तीनों के तीनों सही हैं, ये 1 2 3 डी है इसका आंसर, सभी सुमेलित हैं। तो वल्लाल उपाधि धनी किसान के लिए, अरसर शासक वर्ग के लिए, कदेसियर खेत मजदूर के लिए, तीनों के तीनों करेक्ट, डी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। तमिल राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पांड्य राज्य में अश्व पश्चिमोत्तर भारत में स्थल मार्ग द्वारा मंगवाए जाते थे। ठीक है, पांड्य राज्य में जो घोड़े होते थे वो पश्चिमोत्तर भारत से स्थल मार्ग के द्वारा मंगवाए जाते थे। और एनआरडी की उपाधि सेनाध्यक्षों को दी जाती थी। और परियार लोग चर्म का कार्य करने वाले खेत मजदूर थे। देखिए, परियार लोग चर्म यानी चमड़े का काम करने वाले खेत मजदूर थे। ठीक है, स्टेटमेंट। एनआरडी की उपाधि सेनाध्यक्षों को दी जाती थी। पांड्य राज्य में अश्व जो घोड़े होते थे वो पश्चिमोत्तर भारत से स्थल मार्ग नहीं बल्कि जलमार्ग के द्वारा मंगवाए जाते थे। तो पहला वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा दीजिए, केवल जहाँ जहाँ 1 है उसको हटा दीजिए, केवल 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, सी। तो पांड्य राज्य में जो घोड़े थे वो समुद्र के रास्ते मंगवाए जाते थे, ना कि स्थल मार्ग के द्वारा, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। एनआरडी की उपाधि सेनाध्यक्षों को औपचारिक अनुष्ठान के साथ दी जाती थी, दूसरा वाला सही है। और परियार लोग खेत मजदूर थे, साथ ही ये लोग पशु चर्म का काम भी करते थे और चटाई के रूप में इनका इस्तेमाल करते थे। संगम साहित्य के बारे में यहाँ कुछ स्टेटमेंट है, 3 कौन सा इसमें सही होगा। संगम सम्मेलन का आयोजन मदुरै राजाश्रय में होता था और आख्यानात्मक ग्रंथों को वीरगाथा काव्य कहते हैं। संगम साहित्य आख्यानात्मक और उपदेशात्मक में बटा हुआ था। इनमें आख्यानात्मक को कील कड़क्कू और उपदेशात्मक को मेल कड़क्कू कहलाते हैं। इनमें आख्यानात्मक कील कड़क्कू और उपदेशात्मक मेल कड़क्कू कहलाते हैं। देखिए, बहुत ही क्लिष्ट प्रश्न है ये। ठीक है, क्लिष्ट शब्दों का उपयोग किया गया है और इस तरह के प्रश्न केवल यूपीएससी सिविल सेवा ही कर सकती है। स्टेट पीसीएस में तो ना के बराबर ये प्रश्न पूछा जाए तो।
लेकिन अपने को सिलेबस में है तो कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है, क्योंकि आख्यानात्मक कहलाते थे मेल कड़क्कू और उपदेशात्मक कहलाते थे कील कड़क्कू। तो केवल एक और दो, इसका आंसर हो जाएगा ए। जहाँ जहाँ 3 है उसको हटा दीजिए। देखिए, संगम तमिल कवियों का संघ या सम्मेलन है जो मदुरै में राजश्रय में आयोजित होते थे, तो पहला वाला करेक्ट है। संगम साहित्य में आख्यानात्मक ग्रंथों को वीरगाथा काव्य कहते हैं, जिसमें वीर पुरुषों की कीर्ति और युद्धों का वर्णन किया गया है, तो दूसरा वाला भी सही है। तीसरा वाला है गलत। संगम को मोटे तौर पर 2 समूहों में बांटा जा सकता है, आख्यानात्मक और उपदेशात्मक। आख्यानात्मक ग्रंथ मेल कड़क्कू अर्थात 18 मुख्य ग्रंथ और उपदेशात्मक ग्रंथ कील कड़क्कू अर्थात 18 लघु ग्रंथ कहलाते हैं। तो उल्टा फुल्टा लिखा है वहाँ। 13वां प्रश्न है, संगम राज्यों की धार्मिक संस्कृति के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट वाला। राजा वैदिक यज्ञ करते थे, सवदाह की प्रथा आरंभ हुई, इन राज्यों में स्थानीय देवता मुर्गन थे। संगम राज्यों की धार्मिक संस्कृति से रिलेटेड ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, डी है इसका आंसर। देखिए, तमिल देश में ईसा सन की आरंभिक सदियों में जो राज्य स्थापित हुए थे उनका विकास ब्राह्मण संस्कृति के प्रभाव से हुआ था, और राजा वैदिक यज्ञ करते थे, तो पहला करेक्ट है। और इस काल में इन राज्यों में शवदाह की प्रथा आरंभ हुई, परंतु महापाषाण अवस्था से चली आ रही दफनाने की प्रथा भी चलती रही, तो दूसरा वाला भी करेक्ट है। और पहाड़ी प्रदेशों के लोगों के मुख्य स्थानीय देवता मुरुगन थे, जो आरंभिक मध्यकाल में सुब्रमण्यम कहलाने लगे, तो तीसरा भी करेक्ट है। नंबर 14 पर, अजय निम्नलिखित में से वीरकल किसे कहा जाता था? मंदिर को, औजार को, स्मारक को, हथियार को? स्मारक को कहा जाता था, सी। देखिए, स्मारक को वीरकल कहा जाता था चूँकि गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़कर मरने वाले वीरों के सम्मान में वीरकल अर्थात स्मारक स्वरूप प्रस्तर खड़ा किया जाता था। प्रस्तर यानी पत्थर। और ये 15वां प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है इस टॉपिक का। इसके बाद ये टॉपिक कवर हो जाएगा, ये बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जितना भी इसमें इंपॉर्टेंट मटेरियल था सब हमने निकाल लिया है। 15वां प्रश्न है, संगम ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट, दूसरा, तीसरा कौन सा इसमें सही होगा? तोलकाप्यम व्याकरण और अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है। तिरुकुरल में दार्शनिक विचार और सूक्तियाँ हैं। शिल्पाधिकारम प्रसिद्ध महाकाव्य है। ये संगम ग्रंथ हैं तीनों के तीनों, तोलकाप्यम, शिल्पाधिकारम, तिरुकुरल, और बिल्कुल ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। देखिए, संगम साहित्य तोलकाप्यम ग्रंथ व्याकरण और अलंकार शास्त्र कहलाता है, तो करेक्ट हो गया पहला। तिरुकुरल में दार्शनिक विचार और सूक्तियाँ हैं, तो करेक्ट हो गया दूसरा वाला भी। तमिल काव्य में दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं जिनके नाम है शिल्पाधिकारम और मणिमेकले, और इन दोनों की रचना ईसा की 6वीं सदी के आसपास हुई, तो थर्ड वाला भी करेक्ट है। थोड़ा सा और देखें इसके बारे में, तो ये जो शिल्पाधिकारम है ये एक प्रेम कथा है जिसमें कोवलन नामक व्यापारी और माधवी नामक गणिका की प्रेम प्रसंग का वर्णन है। इन दोनों की प्रेम कहानी है, कोवलन और माधवी की। इन दोनों के प्रेम प्रसंग से एक पुत्री का जन्म होता है, उस पुत्री का नाम है माधवी। तो जो आगे की कहानी है वो है मणिमेकले में, ठीक है। मणिमेकले में कैसे कोवलन यानी जो पत्नी थी, हाँ ठीक है, कोवलन नामक जो व्यापारी था और जो माधवी नामक उसकी गणिका पत्नी थी, ठीक है, उन दोनों के प्रेम प्रसंग से जो कन्या का जन्म हुआ, मतलब कोवलन और माधवी की जो बेटी है वो पैदा हुई। तो अगली जो कहानी है मणिमेकले में कोवलन और माधवी की कन्या के साहसिक जीवन की कहानी है, ठीक है। मतलब माधवी जो पत्नी थी कोवलन की, उसकी एक पुत्री, उसकी पुत्री और माधवी की कहानी किसमें, उसके साहसिक जीवन की कहानी किसमें, मणिमेकले में। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये 15 प्रश्न इस टॉपिक से निकलते हैं। टॉपिक हो गया है कवर।
और इन सभी का फुल टेस्ट PDF सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप से। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। बाकी हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।